नमस्कार दोस्तों, एलएक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के तीसरा चैप्टर है। एक मिनट, ठीक है। ये आज ये क्लास 6 का ये तीसरा चैप्टर है। एक मिनट, एनसीईआरटी क्लास 6 का ये तीसरा चैप्टर है भूगोल का। ऑलरेडी हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं। दृष्टि पब्लिकेशन में आपको ये पढ़ा रहा हूँ। दृष्टि एनसीईआरटी बेस्ड है दृष्टि पब्लिकेशन। तो ये सारा टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, यानी 6 से लेकर 12 तक, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सारी क्लास में आपको सारे सब्जेक्ट कवर करूंगा, ठीक है। तो हम लोग हिस्ट्री और जियोग्राफी इस समय पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग राज्य व्यवस्था भी पढ़ेंगे, ठीक है, और साइंस भी पढ़ेंगे भाई। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 देखो। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही हैं, या ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों ही बातें क्या है? सत्य हैं भाई, दोनों ही बातें सत्य हैं। इसके बारे में दिया गया, देखो। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करने में 365 दिन 6 घंटे भी लगते हैं। अतः दोनों कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री है, या 24.5 डिग्री, 23 डिग्री, या भैया 26 डिग्री? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। 2 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए हम यहीं पर पृथ्वी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं भाई। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है? यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। लेकिन सूर्य से दूरी क्रम में तीसरा है। दूरी में कौन सा है? दूसरी में तीसरा स्थान है, और आकार में 5वां सबसे बड़ा है। इसका भूमध्य रेखीय व्यास 12,755.6 किलोमीटर है। 12,755.6 किलोमीटर है। ये आपका भूमध्य रेखीय व्यास, यानी कि ये भूमध्य रेखीय व्यास इसका 12,755.6 किलोमीटर है। अगर हम इसके औसत दूरी की बात करें भाई, यानी कि पृथ्वी सूर्य की जो औसत दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर हो जाए, इसकी दूरी है पृथ्वी से सूर्य की, ठीक है। सूर्य पृथ्वी, अगर यहीं पर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की बात करें भाई, पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है ये है 12,712 किलोमीटर है ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, या ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है? नेक्स्ट ऑप्शन है प्रश्न नंबर जो आपका 3 का सी ऑप्शन है। सी में दिया गया है कि ग्लोब पर, एक मिनट, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है वो प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है? पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके सॉरी आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है भाई? कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है, या पृथ्वी का भैया गुरुत्वाकर्षण बल है, या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में परिक्रमण है, या उपरयुक्त सभी? प्रश्न नंबर 4 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा भाई सूर्य, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का
परिक्रमण यानी जो देखो, जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं, जो अपने अक्ष पर घूमती है। लेकिन जो आपके ऋतु परिवर्तन होता है, सर्दी ठंडी गर्मी, ये होता है सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्का लगाती है तो उससे ऋतु परिवर्तन होता है। अगर अपने अक्ष पर भैया घूर्णन से दिन और रात होते हैं। ओके, दिन और रात जो होते हैं वो अपने अक्ष पर घूर्णन कारण होते हैं, और जो परिक्रमण करता है, परिक्रमण करता है, परिक्रमा जो कर रहा है सूर्य का पृथ्वी, उससे मौसम में परिवर्तन होता है, यानी ऋतु में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। यह है आपका उत्तरी गोलार्ध भैया, यह है आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, यह है आपका उत्तरी गोलार्ध, यह है दक्षिणी गोलार्ध। तो दिया गया है जो सूर्य गोलार्ध भैया उत्तरी ओर झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अच्छा, इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं, या भैया दक्षिणी अयनांत कहते हैं, या विषुव कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5, ठीक, इसे कहते हैं उत्तरी अयनांत कहते हैं। उत्तरी अयनांत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, सॉरी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। भाई देखो, सूर्य जो है वो कर्क रेखा यानी कर्क और मकर रेखा के बीच यहीं तक ही, यहाँ से आता है, फिर यहाँ से देखो, अगर मान लो यहाँ तक भैया कर्क रेखा में लंबवत जब चमकता है तो फिर ये दक्षिणायन होने लगता है भाई, यहाँ से यहाँ, फिर जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरायण होने लगता है। तो इसी में भैया सूर्य रहता है, इसके उस पार नहीं जाता, उस पार उसके जो रोशनी है वो तिरछी पड़ती है। ठीक है, इसलिए यह क्या है, उष्ण कटिबंध है, इसीलिए इसको कर्क और मकर रेखा का जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है, ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसीलिए तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा और मकर रेखा सभी तीनों रेखाएं भैया गुजरती हैं, ऐसा महाद्वीप है, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और वहां के लोग बहुत काले भी होते हैं। भाई गर्मी पड़ेगी तो भैया ऐसा होगा। ओके, तो उत्तरायण यानी उत्तरायण होता है वहां पर। दक्षिणायन कब होगा भाई? दक्षिणायन अनंत कब होगा? जब यह लंबवत मकर रेखा पर भैया 23.5 डिग्री जो यह दक्षिण में मकर रेखा है वहां पर आपको लंबवत सूर्य चमकेगा, यानी कि 90 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर है, तो व्याख्या दी गई है इसमें, हम लोग देख लेते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीनों का लगातार दिन होता है। ये उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है, वहां पर 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। यानी कि इसके यहाँ पर अगर मान लो ये कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो विषुवत रेखा जो उत्तर में क्या है, गर्मी का मौसम होगा, और यहाँ पर इधर ठंडी का मौसम होगा। एवं दक्षिणी भाग पर सर्दी का मौसम होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत के नाम से जाना जाता है। वैसे ही जब सूर्य लंबवत यहाँ चमकेगा मकर रेखा में, तो यहाँ बेटा जो विषुवत रेखा के उत्तर में है वहां पर ठंडी पड़ेगी और यहाँ पर आपको गर्मी पड़ जाएगी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, बात तो एकदम सत्य है भैया। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल बात है। जब दक्षिण अयनांत होगा तो जो मकर रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती है 90 डिग्री पर लंबवत चमकेगी। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतुएं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा भैया, दिन क्या होगा? बड़ा होगा, दिन बड़ा होगा, रातें छोटी होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 सही होगा भैया, तीसरा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि दिन लंबा होगा। इसमें दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध में छोटे दिन होंगे, नहीं बड़े दिन होंगे। अब उत्तरी गोलार्ध में जो होगा, इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ठंडी पड़ेगी। वहां पर ठंडी में क्या, ठंडी में दिन क्या होंगे? छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी। इसका उल्टा होगा दक्षिणी गोलार्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। आप लोग लाइक और भी शेयर जरूर कर दो। जो व्यक्ति पहली बार जुड़े भैया, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं फिर से बता दूं, मैं आपको पूरे एनसीईआरटी भैया क्वेश्चन कराऊंगा, और एक एनसीईआरटी क्लास चलती है जिसमें एनसीईआरटी सार संग्रह, उसमें आपको थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती है भाई। थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन वहां पर कराए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 22 दिसंबर को
22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध क्यों भग रहा भाई, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। कब? ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। विषु के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन भी सत्य हैं? ऑप्शन नंबर 1 है, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, या पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, या कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। विषु का मतलब क्या होता है, इसका आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कौन सा सत्य बताना है ना, उपर्युक्त में से सभी सत्य हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं, इसकी व्याख्या के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या व्याख्या दी गई देखो। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, इसे विषु कहते हैं भाई। कब कब? 21 मार्च को और 23 सितंबर को भाई। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर। देखो ये मैं अगर बना दूं, ये आपका है 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होगा। ये आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ठीक, 21 मार्च देखो, मार्च देखो यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, मार्च में क्या होती है भाई? जनवरी फरवरी मार्च में थोड़ी ठंडी होती है, सितंबर में ठंडी होती है। तो यहाँ पर जो क्या होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है? विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है? सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ती है यानी कि लंबवत पड़ती हैं, तो उसको विषु कहते हैं। ठीक, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। वैसे ही 21 मार्च को इसकी स्थिति विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सॉरी डी सही था, यानी सभी सत्य थे। अगला है प्रश्न नंबर 8। लीप वर्ष या अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में या अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं भाई? ठीक है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जब फरवरी 29 दिन की हो जाती है। कब कितने दिन की? 29 दिन की फरवरी हो जाती है भाई। जिस वर्ष लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में आता है भाई, है ना, 4 वर्ष में आता है। लेकिन अगर हम बात कर ले, देखो मैं कह रहा हूँ कि लीप वर्ष यानी 4 से भाग लेना चाहिए या 400 से भाग लेना चाहिए। उसमें शताब्दी वर्ष में 4 से, लीप में इसमें आपको 4 से भाग कर लग रहा है। 404 से तो लीप वर्ष होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ 2016 क्या लीप वर्ष है? बिल्कुल है भाई, 16 4 से कट रहा है। 2020 लीप वर्ष है, बिल्कुल है। 2024 लीप वर्ष है ना, समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, लेकिन 1896 अगर हम ले, मान लो 1896 बटवा लीप वर्ष है, लेकिन 1900 क्या है? लीप वर्ष नहीं है। ये 400 से भाग नहीं लग रहा है। प्रत्येक 4 वर्ष में नहीं आता। कुछ ऐसे अपवाद भी हैं, जैसे कि 1896 लीप वर्ष है, लेकिन 1900 इसमें देखो ये शताब्दी वर्ष आ गया। अब शताब्दी वर्ष को 400 से कटना चाहिए, तो शताब्दी वर्ष 400 नहीं कटे, इसका मतलब ये अब जाएगा सीधा 1904 में, यानी यहाँ पर 8 वर्ष का गैप हो गया। कितने वर्ष का? 8 वर्ष यहाँ पर गैप हो गया। ये अपवाद है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर देखो, देखते हैं अगला। हम लोग इसके व्याख्या में चर्चा कर लेते हैं भाई, व्याख्या कर लेते हैं इसकी व्याख्या के बारे में चर्चा। आप लोग लाइक और भाई शेयर जरूर कर दीजिए। व्याख्या दी गई है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम इसको मात्र 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे अर्थात 1 दिन का अंतर हो जाता है। इस अतिरिक्त दिन को ही फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी का 28 के बदले 29 दिन का होता है। इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, इसे लीप वर्ष कहता है। अब कहां पर अपवाद है, ये मैंने अपवाद आपको बता दिया भाई। अगला है, अगला जो भाई चैप्टर है क्लासेस का मानचित्र है। क्या है? अगला जो चैप्टर है वो मानचित्र है भैया, मानचित्र। ठीक, अच्छा ये 8 कौन सा नंबर था? 8 था ना, हाँ 8 नंबर था। अगला जो चैप्टर है क्लास 6 का मानचित्र है। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। मानचित्र, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? भौतिक एक राजनीतिक होता है, एक प्राकृतिक मानचित्र होता है। एक राजनीतिक और
प्राकृतिक। राजनीतिक आपने देखा होगा भैया मानचित्र, जैसे कि जो राजनीतिक पॉलिटिकल होता है उसमें अलग अलग दिया होते हैं राज्यों के भैया, अलग अलग डिवाइड होता है, लेकिन जो प्राकृतिक होता है उसमें बंटवारा नहीं होता है, वो एक सेम आपको दिखेगा, अलग अलग राज्यों को उसमें नहीं दर्शाया जाएगा। तो भैया जो आपके भौतिक मानचित्र में शामिल है, पर्वत शामिल है, पठार शामिल है, मैदान है या महासागर है या देश या राज्यों की सीमाएं शामिल है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, मैं आपको बता दिया हूं कि भैया क्या उसमें देश व राज्यों की सीमाएं, जो आपका भौतिक मानचित्र होता है यानी कि प्राकृतिक जो भैया मानचित्र होता है उसमें देश या राज्यों की सीमाएं नहीं होती हैं, अलग अलग यानी कि बंटवारा नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ भारत में मान लो भाई जितने राज्य हैं उनका अलग अलग 10,000, वो आपका पॉलिटिकल मैप है यानी कि राजनीतिक है, वो भौतिक मैप नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, कर जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? जहां पर डाउट हो आप लोग मैसेज जरूर कर देना, कमेंट कर देना भाई जहां पर आपको डाउट हो। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या व्याख्या दी गई है इसमें। ओके चलो, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियां हो गई, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र या प्राकृतिक मानचित्र के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है इसका 2, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? भौतिक मानचित्र नहीं भैया, राजनीतिक मानचित्र हाँ भैया। क्यों? ऑप्शन नंबर यहाँ का 2 का बी हो जाएगा सही आंसर, राजनीतिक मानचित्र उसे कहते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों को और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मानचित्र यानी मैप कहा जाता है। अगला है नंबर 3 है, थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है भाई? थीमेटिक क्या है? थीमेटिक मानचित्र यहाँ सड़क मानचित्र को शामिल करते हैं या वर्षा मानचित्र को या वन तथा उद्योगों के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र को। प्रश्न नंबर 3 में आप लोग किधर जा रहे हो? बोलो ये 1 और 2 है या 2 और 3 है या 1 और 3 है या उपयुक्त सभी है? जो थीमेटिक मानचित्र होता है, कौन सा? थीमेटिक मानचित्र जो होता है इनमें सभी को, सड़क मानचित्र को शामिल करते हैं, वर्षा मानचित्र को भी और वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को भी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर अगला है, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र है, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। कौन सा मानचित्र कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 3 है, 2 3 4 है या 1 और 2 है या उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो भाई? मानचित्र के संदर्भ में किन दशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु ये 4 ही तो होती हैं, ठीक है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके चलो, मानचित्र में मुख्य 4 दिशाएं होती हैं भैया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की जो 4 दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व, ये आपका है, ये जो बीच की 4 दिशाएं ये आपकी है ना, ये है आपका उत्तर पूर्व हो गया, ये भैया दक्षिण पूर्व है ना, दक्षिण और पश्चिम उत्तर हो गया, उत्तर पश्चिम है ना, ये आपको गया है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम हो गया, ये आपको हो जाएगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा है ना। तो भैया इन बीच वाली दिशाओं को की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है भैया, है ना। जो आपकी ये अन्य 4 दिशाएं हैं, किसी भी स्थान की इनकी दिशा का सही पता लगा सकते हैं इनकी मदद से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, जहां पर डाउट हो वहां पर भैया पूछ लेना। प्रश्न नंबर 5 में देखो, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है भाई? मानचित्र के संबंध में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? रूढ़ प्रतीक जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो, या जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र पर सहमति हो, या जिन प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता है, या उपर्युक्त सभी। रूढ़ प्रतीक आपसे पूछा जा रहा है, रूढ़ प्रतीक क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहते हैं मानचित्र के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं भैया क्या इसके व्याख्या में दिया गया है। चलिए देखो व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है भाई व्याख्या। मानचित्र के 3 घटक होते हैं भाई। मानचित्र कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं मानचित्र के। दिशा, दूरी और प्रतीक होती है। ये 3 घटक आपको ध्यान देना भैया। दिशा, दूरी और प्रतीक, ये 3 घटक होते हैं। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। प्रतीक के द्वारा मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा भी होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहते हैं। क्या रूढ़ प्रतीक कहते हैं? कहा जाता है किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे कि भवनें हो गई, सड़कों हो गए, पुल हो गए, वृक्षों हो गए, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं के उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। यह प्रत्येक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन नंबर 1 है जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। नंबर 2, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। कूट में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? ए बी सी डी, इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही बातें क्या हैं? सत्य हैं भाई, दोनों ही बातें सत्य हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला है रेखाचित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने के सहायता से खींचा जाता है। वे कच्चे आरेख, ध्यान देना यहाँ पर शब्द को ध्यान देना है, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। ठीक है, याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है अतः दोनों कथन क्या है? सत्य है। यहाँ से भैया कक्षा 6 की जो क्लास 6 की 4 चैप्टर भैया खत्म समाप्त होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को चलेंगे जो चैप्टर नंबर 5 है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, तो इसके 19 क्वेश्चन है टोटल, इसके 19 क्वेश्चन है, उनके बारे में लोग चर्चा। ये क्लास आपकी थोड़ी लंबी हो सकती है भाई, ठीक, क्योंकि हम लोगों ने 3 चैप्टर इसमें कवर करने हैं। ओके, चलिए पहला है इसमें जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जल है, बर्फ है, जलवाष्प है या उपयुक्त सभी? प्रश्न नंबर 1 का भी सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। जल को भी, बर्फ को भी और जलवाष्प को भी सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की जो सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित किए जाते हैं। लगभग 71% भाग में क्या है? जल है पृथ्वी के ना। लगभग 29 भाग में क्या है? तो ये पानी है, जिसमें से मात्र 2% से भी अब 2% कुछ है सिर्फ मीठा पानी है, बाकी सब तो खारा पानी है जो पीने योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखो, जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है? जैवमंडल के अंतर्गत आपसे पूछा गया है। जैवमंडल स्थलमंडल एवं जलमंडल है, जलमंडल वायुमंडल है, स्थलमंडल एवं वायुमंडल है, या भैया तीनों है? इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? जैवमंडल के अंतर्गत। जैवमंडल के अंतर्गत जो आता मान लो ये आपका जैवमंडल है, जैवमंडल में भैया तीनों आते हैं। क्या आते हैं तीनों? स्थलमंडल भी आएगा, जलमंडल भी आएगा और वायुमंडल भी आएगा भाई जैवमंडल के अंतर्गत। ठीक है, 2 का हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है भैया, प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। ठीक, इसकी व्याख्या दी गई, हम लोग व्याख्या पहले देख लेते हैं। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैवमंडल कहलाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत कौन सा भाई?
किलिमंजारो है, किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में पाया जाता है। K2 है, ये आपका काराकोरम श्रेणी में है, काराकोरम श्रेणी में भैया, है ना। पाक अधिकृत कश्मीर में इस समय ये है, ठीक। कंचनजंगा है, ये आपका भैया सिक्किम में, सिक्किम और जो सिक्किम और नेपाल को ये बॉर्डर में है ना, कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट है, तो यहाँ पर जाएगा माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर? नेपाल में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा जो है वो सिक्किम, भारत का सिक्किम राज्य और नेपाल के भैया बॉर्डर में कंचनजंगा स्थित है। बताएं, सिक्किम में है ना कंचन, लेकिन भैया उसमें भारत का ही वो उसमें हिस्सा है पूरा कंचनजंगा, सिक्किम में जो कि स्थित है। ये बात ध्यान देना भाई। हाँ चलो, स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र से मापा जाता है। समुद्र जो आपके समुद्र से जो ऊंचाई मापी जाती है भाई भारत की, वो चेन्नई से मापी जाती है। कहाँ से? चेन्नई से मापी जाती है। पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। समुद्र से इसका 8,848.5, अब कुछ बढ़ गई, इसकी ऊंचाई बढ़ गई है कुछ भी, ठीक है। मीटर ऊंचा है, 8,848.5 मीटर हो गया है ये ऊंचा। K2 है वो गाडविन आस्पिन कहते हैं इसे, समुद्र से 8,611 मीटर ऊंचा है। तीसरा है कंचनजंगा जो कि समुद्र से 8,556 मीटर ऊंचा है, ठीक। कुछ स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भैया 8,850 मीटर तथा कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर मिलती है, लेकिन ये गलत है कुछ स्रोतों में, ठीक। कुछ स्रोतों में भैया ये इतना भी मिलती है, ये बात ध्यान देना, इनका तो डिफरेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? जहां पर डाउट हो भी पूछ लेना जरूर आप लोग। प्रश्न नंबर 4 देखो, विश्व का सबसे गहरा भाग महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? उसका नाम भी आपको बताना है। तो वो मेरियाना ट्रेंच। क्या है? मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक। ये अटलांटिक है। हिंद महासागर सबसे जो गहरा गर्त है वो सुंडा गर्त है। क्या है? सुंडा गर्त है हिंद महासागर का। प्रशांत महासागर जो सभी सागरों में सबसे गहरा है वो मेरियाना ट्रेंच है, यानी मेरियाना गर्त उसे कहा जाता है। देखो, विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर है। कुछ स्रोतों में से 11,033 मीटर भी मिलता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान देना। लेकिन हिंद महासागर में सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है। प्रश्न नंबर 5 देखो, निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार सही क्रम आपसे पूछा गया है। इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो प्रश्न नंबर 5 का, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है भैया? एशिया है ना। एशिया है, फिर अफ्रीका है, एशिया है, फिर अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया दिया नहीं, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, सही आंसर 5 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए, सबसे छोटा क्या है? ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पर है। एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका 2 में, उत्तरी अमेरिका 3 में आता है, दक्षिण अमेरिका 4 में आता है, अंटार्कटिका भैया 5 में आता है, यूरोप 6 में आता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 7 नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, जूरा पर्वत है। प्रश्न नंबर 6, ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो एशिया और तथा यूरोप अलग करने वाले जो स्थलीय संरचना में यूराल नदी शामिल है और आपको यूराल पर्वत है, यानी 1 और 2 जिस ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। इसके बारे में हम लोग देखते हैं भाई, चलिए इसके बारे में लोग व्याख्या देख लेते हैं। चलिए, देखो दिया गया है कि व्याख्या दी गई है, यूरोप एवं एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं जो यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया को 2 अलग महाद्वीप समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया, यानी यूरोप और एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत तीनों गुजरती है? अभी मैंने अब जस्ट इसके बारे में बात किया था कि अफ्रीका महाद्वीप का इसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा भी, विषुवत रेखा भी और मकर रेखा भी, यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। तो भारत से सिर्फ एक गुजरती है, कौन सी? कर्क रेखा, है ना। भारत से सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और कौन कौन से राज्य है, इसका भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा भाई, ठीक। चलिए व्याख्या है, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत वृत्त गुजरती है। विषुवत वृत्त यानी या
विषुवत या 0 अक्षांश एक ही इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है भाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर को क्या नाम है? पनामा नहर है, सुएज नहर है, कील नहर है या सू नहर है? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा सुएज नहर। क्या है? सुएज नहर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर भैया। एशिया और अफ्रीका से अलग करने वाली, एशिया और अफ्रीका से अलग करने वाले सुएज नहर है। ठीक है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, यानी कि मानव निर्मित नहर है, यानी कृत्रिम नहर है, मानव निर्मित जो किया है। यह नहर भूमध्य सागर को, यह जो नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है भैया। जो आपका सुएज नहर है ये भूमध्य सागर को, ये है भैया आपका, ये मान लो कि है आपका अफ्रीका और यहाँ पर है यूरोप, यहाँ पर है भूमध्य सागर, इधर है आपका ये लाल सागर, यहीं पर क्या है ये नहर है आपका सुएज नहर। ये इधर एशिया है, ये अफ्रीका, इधर आपका यूरोप है, इधर है आपका भूमध्य सागर, है ना। चलो तो तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है। 1869 में इस नहर को जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच दूरी काफी कम हो गई। काफी दूरी, लगभग शायद 7000 किलोमीटर की भी दूरी कम हुई थी। इसको भी एक बार देख लेना। इसको यूपी पीसीएस में शायद ये प्रश्न एक बार आया था, मुझे लग रहा है आया था। देख लेना क्या 7000 किलोमीटर कितना है, इसका भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको आप लोग एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं भैया? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? पनामा में मिलते हैं या कोस्टारिका या निकारागुआ है या होंडुरास? प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। क्या है? पनामा। पनामा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर भाई, पनामा। उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका है और ये आपका है दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ पर है पनामा। ठीक है, चलो। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक सक्रिय स्थल से जुड़े हुए हैं, जिसे पनामा जल संधि, क्या इसे पनामा जल संधि यहाँ पर कहते हैं, कहा जाता है। तो यह जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। इधर आपका अटलांटिक महासागर, इधर आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, जो आपको उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है, इसके पूरब की ओर है अटलांटिक महासागर जो एस आकार का बना है, इधर है आपका पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर। तो अगर ये पूछा जाए पनामा जल संधि किन दो भैया सागरों को भैया अलग करता है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। क्या ये बात सत्य है? बात तो हमको भैया क्या ये असत्य लग रही है, क्योंकि अभी आपने जाना कि भैया दोनों जो आपके देश है दक्षिण अमेरिका और आपके उत्तरी अमेरिका, इसके पूरब में कौन सा है? अटलांटिक महासागर, ना कि प्रशांत, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। ठीक, विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला इंडीज उसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली है। बिल्कुल बात सत्य भी, इंडीज पर्वत यही परिस्थिति है दक्षिणी अमेरिका में। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, ये भी बात वही सही है, अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। क्या 10 का बी आंसर उसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लो। व्याख्या भैया आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न नंबर 11। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप तो उत्तरी अमेरिका को कहते हैं, या अंटार्कटिका को कहा जाता है, या यूरोप को, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो द्वीपीय महाद्वीप प्यासी भूमि का द्वीप या देश भी इसे कहते हैं। किसको? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मैं बता दूं जितने भी महाद्वीप हैं, मैं इनकी क्लास आपको